नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देने का दावा किया है। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि लाहौर में धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि नहीं हो रही थी। मगर अब सरकार ने ही माना है कि लाहौर में एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने जवाब दिया और पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। अगली सुबह जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम के ध्वस्त होने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। यह सब सरकार के प्रेस नोट में लिखा है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्केल बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, यह सब बता रहा है कि दोनों देशों की सेना अब टकराने के करीब आ रही है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 7 मई को बता दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सैनिक ठिकानों को टारगेट करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा है। यह सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है। और यह भी कि 1971 युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन चलाया है। तो क्या हम उस स्थिति के करीब आ चुके हैं जिसकी आशंका जताई जा रही थी? 2 सवाल हैं। क्या व्यापक युद्ध होगा या नहीं तो लंबे समय तक चलने वाला टकराव होगा? जिस तरह से पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, मजबूर होकर भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसी में बताया गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना ने नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। यह पीआईबी की रिलीज है। इसमें भारत सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। वैसा ही हमला किया गया जैसा पाकिस्तान ने किया। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज और राजस्थान के फलोदी इलाके में भी टारगेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुंछ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ के सैनिक ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा था, जिसे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फेल कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले को रोकने के लिए भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। भारत सरकार ने कहा है कि कई जगहों से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि साबित किया जा सके कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने भारत के 12 ड्रोन गिरा दिए हैं। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच तालमेल बनी रहे। पीआईबी के नोटिस में लिखा है, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार और राजौरी में मोटार्स और हेवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने माना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी और गोलाबारी से भारत की 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जानें गई हैं। इसका मतलब है कि सीमावर्ती इलाकों के हालात सुदूर मैदानी इलाकों से काफी अलग हो चुके हैं। यहां तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पुंछ के मेन बाजार का यह सन्नाटा बता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान उकसावे की रणनीति पर चल रहा है और भारत को जवाब देना पड़ रहा है, उससे लगता है कि सीमावर्ती इलाकों में आने वाले कई दिन आशंकाओं में गुजरेंगे। आमतौर पर इस बाजार में बहुत रौनक रहती है, लेकिन आज 8 मई की सुबह दुकानों के शटर गिरे हुए थे और रास्ते एकदम खाली। पता चलता है कि युद्ध की आशंका का असर इन इलाकों में कितना अलग होता है।
मीडिया में पुंछ की रिपोर्टिंग तो है, लेकिन जिस स्तर से इन इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है, भारतीय सेना जवाब दे रही है, उसकी रिपोर्ट क्या आप तक बराबर से पहुंच रही है? पुंछ के बहाने हम इन्हीं सब सवालों पर बात करना चाहते हैं ताकि स्थिति को हल्के में ना लें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। मीडिया में स्थानीय लोगों ने कहा है 40 साल में ऐसा हमला नहीं देखा गया। पुंछ नियंत्रण रेखा के करीब है। आकाशवाणी पर इसकी सूचना तो है कि पुंछ और राजौरी से सैकड़ों की संख्या में लोगों को खाली कराया गया है। ऐसी खबरें बाकी मीडिया में भी हैं, लेकिन लोग कहां रखे गए हैं, किसके घरों में जाकर रह रहे हैं, स्कूल में हैं तो कैसे रह रहे हैं, इसका कोई खास कवरेज नहीं दिखा। जहां भी है कवरेज वहां बहुत सीमित है। पुंछ के अलावा अन्य शहरों में हुए हमलों में 16 लोगों की जान चली गई, 57 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। ग्रेटर कश्मीर अखबार ने लिखा है कि पुंछ पर हुआ हमला 6 घंटे तक चला। मैदानी इलाकों से युद्ध की मांग होने लग जाती है, लेकिन सीमा पर बसे इन गांवों के लोग बिना युद्ध के ही निशाने पर हैं। नाम के अलावा मरने वाले कौन थे, क्या करते थे, उनके परिवार की क्या हालत है, इस बारे में कहीं से कोई खास डिटेल खबर नहीं मिल रही। इस वीडियो के अलावा हम भी आपको कुछ अलग जानकारी देने में असमर्थ हैं। पुंछ जिले के उपायुक्त ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है। उनके एक्स के अकाउंट पर कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक नोटिस है जो ये चेतावनी देता है सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट ना करें। ये सारी सूचनाएं बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाकों में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, बढ़ती जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा गुजरात और राजस्थान की तरफ भी निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है? पाकिस्तान से आने वाली खबरों से पता चलता है कि लाहौर में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि लाहौर, कराची, सियालकोट के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें बंद रहेंगी। भारत में भी कई एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, आज सर्वदलीय बैठक में भारत ने पहली बार माना कि कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर और संख्या छपी है कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सदस्यों को जानकारी दी। गोदी मीडिया में 7 मई को मारे गए आतंकवादियों की संख्या कहीं 70 बताई जा रही थी, तो कहीं 90, तो कहीं 900 भी। हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि जब सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संख्या ही नहीं बताई, तो गोदी मीडिया कहां से 70 से लेकर 900 बता रहा है, और अब यह संख्या 100 बताई जा रही है, वह भी सूत्रों के हवाले से छपी है। पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाता था कि भारतीय पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं थी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए, इसके पहले की सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भी बैठक में आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस सरकार के साथ है और जो भी कुछ सरकार ने हमें बताया है उसे लेकर हम पब्लिक में चर्चा नहीं करना चाहते। सरकार को जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिल के कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे, और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं।
उधर सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पुंछ और राजौरी के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है। भारतीय सेना ने सुबह 2:45 बजे ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किए जा रहा है और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। हताशा में पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इन इलाकों की सुरक्षा और जरूरी चीजों के इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बैठक भी की है। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शर्मा और दिव्या गोयल की रिपोर्ट में कुछ नाम हैं। लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हुए हैं। 14 साल की जोया खान, 12 साल की जैन खान की मौत हो गई। दोनों भाई बहन हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि इनके घर पर बम गिरने के कारण छत ढह गई और दोनों की मौत हो गई। 7 साल की एक बच्ची मरियम खातून, 13 साल का विहान भार्गव पाकिस्तान की गोली की चपेट में आ गए। 55 साल के अमरीक सिंह, 48 साल के रणजीत सिंह की गोली लगने से मौत हुई। 35 साल की बलविंदर कौर भी मारी गईं। मोहम्मद रफी और स्थानीय मस्जिद के कारी मोहम्मद इकबाल गोली के शिकार हो गए। ये सभी नाम पुंछ जिले के हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। ये सब उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जिनकी मौत पाकिस्तान के हमले से हुई है। इन सब की मौत पर भी शोक मनाया जाना चाहिए, लेकिन पुंछ को लेकर गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग सीमित है, कहीं कहीं अच्छी भी है, मगर कई जगहों पर इस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है कि किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने दिखाया है कि कारी मोहम्मद इकबाल की मृत्यु को गोदी मीडिया चैनलों ने किस तरह से पेश किया। कई बड़े मीडिया चैनलों ने यह झूठ बोला कि कारी मोहम्मद इकबाल कोई आतंकवादी हैं और पाकिस्तान के कोटली कैंप में भारत के हमले में इनकी मौत हुई। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में उनकी मौत हुई। इनके बारे में चैनलों और अखबारों ने क्या क्या झूठ नहीं कहा कि यह लश्कर-ए तैयबा के कमांडर हैं, 2019 के पुलवामा हमले में भी शामिल थे, जबकि सच यह है कि कारी मोहम्मद इकबाल शिक्षक थे। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, हर सूचना को परखने का प्रयास जरूर करें। बलिया के निवासी को आतंकवादी बताने की जल्दी के बाद भी कोई इन चैनलों के खिलाफ अभियान नहीं चलाता, ना ही इनके दुस्साहस पर असर पड़ता है। गोदी मीडिया ही था जिसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी वक्ताओं को अपने चैनल पर बिठाया, जिन वक्ताओं ने भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। उन्हें किसी ने गद्दार नहीं कहा और कहा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब उन्हीं गोदी चैनलों पर लोग बैठकर भारत के लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जो पत्रकार सुरक्षा से जुड़ी खबरों को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी ही खबर को किसके डर से डिलीट करना पड़ता है, ट्रोल के डर से या सरकार के डर से। द हिंदू की विजेता सिंह की रिपोर्ट का सब लोहा मानते हैं, लेकिन एक ट्वीट को लेकर उन्हें कितना ट्रोल किया गया। उसी से मिलती जुलती खबर ट्रिब्यून और सीएनएन में भी रिपोर्ट हुई है। राष्ट्रीय एकता के इस महायज्ञ में विजेता सिंह की एक अलग खबर के लिए कोई जगह नहीं। अगर गलती भी हुई है तो इतने अनुभवी पत्रकार के लिए गलती की कोई जगह नहीं। विजेता को गद्दार, देश का दुश्मन, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। कोई गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इन बातों को पढ़कर एक महिला पत्रकार पर क्या असर हो रहा होगा, उनकी मानसिक हालत क्या होगी, या किसी की भी ऐसे में मानसिक हालत क्या हो सकती है, किसी को इसकी परवाह नहीं। दूसरों को गद्दार ठहराने वाले लोग सरकार की ताकत के दम पर किसी का चैन छीन रहे हैं। लोग इतना डरे सहमे हैं कि कोई विजेता सिंह के लिए बोल भी नहीं रहा। वो पत्रकार भी नहीं बोल रहे जो विजेता को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह को किस तरह से ट्रोल किया गया, उनके किरदार से लेकर उनके कौशल पर सवाल उठाए गए। उसी समय में गोदी चैनलों पर सरेआम झूठ की ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी की जा रही हैं जिसके सामने तथ्य की कोई जगह नहीं। कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बता दिया गया। एक चैनल की एंकर ने तो यह ट्वीट कर दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है। क्या यह सही है? सरकार ने तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। हम सभी कितनी जिम्मेदारी से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन गोदी एंकरों को पूरी छूट है। अगर कोई यूट्यूबर यही बात बोल दे तो कार्रवाई के नाम पर यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गोदी एंकर बेलगाम हो चुके हैं। खबर और प्रोपेगेंडा सबका फर्क मिट गया है। एक दर्शक के रूप में आपको न्यूज के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, इसे अगर जान जाएंगे तो कभी इन चैनलों को नहीं देख पाएंगे। मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है
कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलाना। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि प्रशासन ने 9 पब्लिक शेल्टर कैंप तैयार किए हैं और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उरी से क्विंट के नदीम मीर की रिपोर्ट है कि जिस दौरान बमबारी हो रही थी, लोग शेल्फ में छिपकर सारी रात बैठे रहे। नियंत्रण रेखा के किनारे पाकिस्तानी हमला रुक रुक कर जारी रहा। यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ घरों में आग लगी है। नदीम मीर ने रिपोर्ट किया है कि लोग जिस हालत में थे उसी हालत में अपने घरों से भागे। स्थानीय निवासी ने सवाल किया है कि इतने सालों में एलओसी पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जबकि सब जानते हैं कि बॉर्डर पर हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। हमले की अगली सुबह उपराज्यपाल ने ट्वीट किया कि इन इलाकों को खाली कराएंगे। आकाशवाणी ने लिखा है कि आरएसपुरा सेक्टर और अखनूर में भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। इन इलाकों का जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटा हुआ है। इस बीच 8 मई की दोपहर खबर आई कि अखनूर के पास के गांवों में गोलीबारी बढ़ जाने के कारण एलओसी के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कितनी सारी खबरें हैं और उन तमाम खबरों के भीतर हजार खबरें हैं। कहने का मतलब है कि सीमावर्ती इलाकों के लोग युद्ध के बिना भी युद्ध की आशंका से घिरे रहते हैं, घिर गए हैं। उनकी चिंताएं हमारी आपकी चिंताओं से बिल्कुल अलग हैं। भारतीय सेना बेशक पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रही है, जवाब दे रही है, लेकिन गोलियां सबसे पहले उनके घरों पर ही गिरती है। शेष भारत, खासकर उत्तर भारत को युद्ध को लेकर अपने उत्साह में इन इलाकों के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। युद्ध के बारे में उनका नजरिया व्यापक होगा और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को बल मिलेगा। किस बात की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, किस बात की नहीं हो रही है, इसे समझने से क्या ही बदल जाएगा, लेकिन दर्ज करने से इतना रह जाएगा, क्या था जो नहीं बदला, क्या था जो नहीं समझा गया और क्या क्या नहीं दिखाया गया, क्या क्या झूठ बोला गया। पहलगाम हमले के बाद और भारत के जवाब देने के बाद हर स्तर पर एकजुटता की सबने तारीफ की है और सबकी तारीफ सही भी हुई है, लेकिन खबरों की एकजुटता की तारीफ रह गई। 7 मई की कार्रवाई के बाद जिस तरह से चैनलों और अखबारों ने खबरों की एकजुटता दिखाई है, वह भी उल्लेखनीय है। स्वर से लेकर अक्षर तक, भाव से लेकर भंगिमा तक की एकजुटता प्रभावित करने वाली है, प्रेरित करने वाली है। कई बार कई चैनलों ने मिलकर एक ही झूठ को दोहराया। इस एकजुटता से केवल उन्हीं को निराशा हुई जिन्हें जीवन में युद्ध की रिपोर्टिंग पढ़ने और जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाकी आबादी का विशाल जनसमूह ऐसे दुर्लभ और कुलीन साहित्यों से वंचित रहा है जिनमें मानवीय पक्षों को उभारकर युद्ध का विनाश दिखाया जाता रहा है। इसलिए आम नागरिकों पर अभी यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि युद्ध की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, कैसी होनी चाहिए। विचित्र बात यह है कि जब एकजुटता इतनी ठोस हो, तब एक दो आवाजों के अलग होने से सोशल मीडिया पर हमला क्यों शुरू हो जाता है? सवाल पूछने पर गद्दार क्यों कहा जाता है? दूसरों को गद्दार कहने वालों की भीड़ में कौन कौन है, क्या कोई बता सकता है? पता कीजिए। आप इन्हें जानते होंगे
केवी सुब्रमण्यम, आप मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे, अर्थव्यवस्था जैसे संवेदनशील मसले पर सरकार को सलाह देते रहे, आर्थिक नीतियों में इनकी भूमिका रही, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इनका कार्यकाल समय से पहले सरकार ने ही टर्मिनेट कर दिया, यानी भारत के कार्यकारी निदेशक के पद से त्वरित रूप से इन्हें हटाया गया। केवी सुब्रमण्यम भी पहलगाम के हमले के बाद से खूब रीट्वीट किए जा रहे हैं। इनके ट्वीट का अध्ययन कीजिए। पत्रकारों के खिलाफ जो ट्वीट किए गए हैं उसे ही रीट्वीट करते हैं, उन पत्रकारों के खिलाफ जिन्होंने खुफिया नाकामी को लेकर सवाल उठाए थे। खबर छपी है कि इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब की 1 लाख से अधिक कॉपी यूनियन बैंक ने 7.25 करोड़ रुपए में खरीदी है। अब आप बताइए, एक बैंक एक लेखक की किताब की कॉपियां 7.25 करोड़ रुपए में क्यों खरीदेगा? यही है वो किताब। इनके ट्विटर हैंडल पर किताब का फोटो मिलेगा। प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति तक को यह जनाब किताब दे रहे हैं और उसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं। मोदी इंडिया एट 100 इस किताब को पिछले साल 1 अगस्त के दिन पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। खबर आई है कि यूनियन बैंक ने 7.25 करोड़ रुपए की इनकी किताब खरीदी। अमेजॉन पर इसकी कीमत 665 रुपए है। इस हिसाब से एक बैंक ने 1 लाख से अधिक कॉपियां खरीदी होंगी। अखबारों में तो 2 लाख लिखा है। क्या यूनियन बैंक में 1 लाख कर्मचारी होंगे? क्या सबको यह किताब दी गई होगी? क्या इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है कि एक बैंक, वो भी एक बैंक 7.25 करोड़ रुपए की कॉपियां खरीदता है? यह है देशभक्त खेमे में बड़े चेहरों में से एक। क्या इनके खेल को उजागर करना देशद्रोही काम है? क्या किसी पत्रकार को यही काम नहीं करना चाहिए कि जो व्यक्ति खुद को देशभक्त बता रहा है उसकी किताब एक बैंक 7.25 करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहा है? कहीं कोई लेन देन या दबाव का मामला तो नहीं? कई जगह छपा है कि भारत सरकार ने ही इन्हें पद से हटाया क्योंकि इन्होंने अपने किताब के प्रमोशन का अनैतिक रास्ता अपनाया। सूत्रों के हवाले से खबरें छपी हैं। अगर यह खबर सामने ना आई होती तो ये जनाब भी देशभक्त बनकर किसी को गद्दार ठहरा रहे होते और आपको पता भी नहीं चलता। क्या इस खबर को लेकर बड़ी बहस नहीं होनी चाहिए और कोई खबर लिख दे तो वह गद्दार हो जाएगा? क्या इसके पीछे घोटाला नहीं हो सकता? क्या यह सवाल पूछने का समय अब नहीं? क्या देश रुक गया है? क्या किसी ने यूनियन बैंक पर ईडी के छापे की मांग की? क्या किसी ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की? लेकिन द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह ने एक ट्वीट कर दिया तो उन्हें देश का दुश्मन बताया जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। केवी सुब्रमण्यम का उदाहरण हमने दिया ताकि आप समझ सकें, जब कोई पत्रकार सवाल करे तो सुनिए, उससे उम्मीद कीजिए कि वह खबरों का पीछा कर रहा है या नहीं, सवाल कर रहा है या नहीं, और कोई खुद को कितना भी देशभक्त कहे उस पर भी नजर रखिए, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि एक बैंक ने 7.25 करोड़ रुपए की लागत से केवी सुब्रमण्यम की किताबों को खरीदा है? क्या इसके पीछे कोई खेल नहीं हो सकता? ठीक है, पहलगाम हमले पर भारत ने जवाब दिया, अपने समय से जवाब दिया, लेकिन वो पत्रकार कहीं से गद्दार नहीं कहे जा सकते जो सवाल कर रहे थे कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। यह सवाल तो उन परिवारों का भी था जिनके अपने मारे गए। वही पूछ रहे थे कि हजारों लोग पहलगाम जा रहे थे तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। उन सभी ने भी सरकार की कार्रवाई का स्वागत तो किया है। सवाल पूछने वाले भी सरकार के साथ हैं। क्या एक सवाल के पूछने से किसी की देशभक्ति तय होगी? सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग तैयार किया जा रहा है, हो चुका है। इसी का एक हिस्सा जाति गणना को लेकर सरकार के बारे में 2 दिन पहले अनाप शनाप बोलने में लगा था। अब वही पलटकर सरकार से सवाल पूछने वालों को फिर से गद्दार गद्दार बोल रहा है। इनका अपना कोई ठिकाना नहीं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने आ जाते हैं। नफरत की इसी फैक्ट्री के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने लाया गया। यह जवाब केवल पाकिस्तान के लिए नहीं था, नफरत की उस फैक्ट्री के तमाम मैनेजरों के लिए भी था जो धर्म का नाम लेकर अपने ही देशवासियों के बीच खाई पैदा करना चाहते थे, भले ही इसका सांकेतिक मतलब हो। लेकिन भारत के पराक्रम के इस ऐतिहासिक क्षण में उस फैक्ट्री के किसी मैनेजर का योगदान याद नहीं किया गया, बल्कि याद करने लायक भी नहीं था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्यों कहा कि सांप्रदायिक दंगों को नकार देने का श्रेय नागरिकों को जाता है? इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष
आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। विक्रम मिस्री ने जिन नागरिकों को श्रेय दिया वो कौन थे, इस पर बहस होनी चाहिए। वही थे जिन्होंने जोखिम उठाया, धारा के खिलाफ खड़े होकर धर्म के नाम पर चलाई जा रही नफरती आंधी को रोका। कौन था जो सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था, इस पर बहस होनी चाहिए कि सांप्रदायिक दंगों की आतंकी साजिश को हराने वाले नागरिक कौन थे और भड़काने की कोशिश करने वाले नागरिक कौन थे। दरअसल एक माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल की आड़ में उन लोगों को गद्दार कहा जा रहा है जिन्होंने सांप्रदायिक सोच को हरा दिया। इन लोगों ने पहली बार अपनी ताकत का राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया तो घबराहट है। जिन्होंने सवाल पूछा और जो आगे भी सवाल पूछेंगे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दूसरों को गद्दार कहने वाले, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले अपनी इस नैतिक और बौद्धिक हार को पचा नहीं पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार ने उनको भी जवाब दिया है। उन्हीं को जवाब देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को लाया गया। आप सभी सांप्रदायिक बातों का पुरजोर विरोध करते रहिए, यही सही बात है और यही राष्ट्रीय कर्तव्य है। आपके पोस्ट पर आकर गालियां लिखने दीजिए। इन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि भारत ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के जश्न से इन्हें बाहर कर दिया। इस तरह के विचार को निकाल फेंका है। बारात से बाहर कर दिए गए ये लोग बारात में आकर डांस कर रहे हैं ताकि लगे कि जीत इनकी है और केवल इनकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।